हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ का डिटेल एनालिसिस किया। आप लेक्चर नंबर 4 स्टडी कर सकते हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल आदित्याज फिजिक्स क्लासेस पे जाइए और टाइप कीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 04। आसानी से आपको ऊपर में ही मिल जाएगा, है ना। और वीडियो के लास्ट में लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग जानकारी लिए। तो आइए लेक्चर 5 में हम कुछ नोट करते हैं, फिर वेक्टर फॉर्म को देखते हैं कूलम्ब्स लॉ के लिए। बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज है क्या, मैंने बहुत तरीके से समझाया पिछले लेक्चर में। आप देख सकते हैं नोट में कि पॉइंट चार्ज हम किसको बोल सकते हैं। मान लीजिए दो स्फीयर है, ये दोनों स्फीयर भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। कोई भी बॉडी पॉइंट चार्ज हो सकता है यदि इस स्फीयर का रेडियस मतलब साइज, अगर कहीं भी साइज बोला जाए तो समझ लेना बॉडी का रेडियस का बात हो रहा है। इसका रेडियस है, इसका भी रेडियस है। अब दोनों के बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है। यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस से फार 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 ग्रेटर देन हो तो इस स्फीयर को हम लोग पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। कोई मतलब नहीं है। अब हमारा धरती बहुत बड़ा है लेकिन चंद्रमा से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, सन से बहुत दूरी पे है, यानी दूरी बढ़ने से उसका साइज नेग्लिजिबल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर दो स्फीयर के बीच का डिस्टेंस आर है, सेपरेशन आर है, अगर वो सेपरेशन उसके रेडियस से बहुत बहुत बड़ा हो, फार 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 ग्रेटर है, तो ये स्फीयर भी पॉइंट चार्ज बॉडी कहलाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए और स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए। विशेष जानकारी के लिए आप पिछले लेक्चर देखिए, बहुत डिटेल में बताए हैं। और एक बात और बताए थे कि कूलम्ब्स लॉ तभी वैलिड है जब दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस एवरेज साइज ऑफ न्यूक्लियस। एवरेज साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है किसी भी एटम का बाबू? लगभग 10 के पावर -15 मीटर, जिसको हम लोग 1 फर्मी मीटर भी बोलते हैं। अगर दो चार्ज बॉडी के बीच का सेपरेशन 1 फर्मी मीटर से कम होगा तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच का सेपरेशन एवरेज साइज ऑफ न्यूक्लियस से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। नोट करो, ये हम लोग पिछले लेक्चर का रिवीजन कर रहे थे। हो गया बच्चों? तो अब हम लोग करेंगे कूलम्ब्स लॉ का स्केलर और वेक्टर फॉर्म। दरअसल वेक्टर फॉर्म, क्योंकि स्केलर फॉर्म तो हम लोग पिछले लेक्चर में ही देख चुके हैं। मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म कि यदि दो चार्ज बॉडी है, मान लो किसी पॉइंट पे Q1 चार्ज बॉडी रखा हुआ है, दूसरे पॉइंट पे Q2 चार्ज बॉडी रखा हुआ है, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों निगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, कोई लेना देना नहीं, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स या कूलम्बिक फोर्स या न्यूटोनियन फोर्स, जो बोलिए, दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगा, या और भी नाम से हम लोग बोलते हैं, वो क्या आया था बाबू? Q1 Q2 बाई R², जहां के कूलम्बिक कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स में ही है ना सब कुछ। Q1 Q2 दोनों बॉडी पर चार्ज और R दोनों के बीच का सेपरेशन है। तो ये जो फॉर्म है ये तो स्केलर फॉर्म है ना, यहाँ पे डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म है। ये कौन फॉर्म है ये बाबू? स्केलर फॉर्म है। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म का। तो
स्टार लगाइए और टॉपिक दीजिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बाबू ये 5वां लेक्चर है। फिर छठे लेक्चर में हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ पर बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा जो आने वाले समय में भी काम आएगा, मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा, क्योंकि कूलम्स लॉ से रिलेटेड वहाँ भी लॉ है। तो लेक्चर नंबर 6 में बेसिक प्रॉब्लम हम लोग करेंगे 0 से इन्फिनिटी। लेक्चर 7 भी क्वेश्चन से आधारित रहेगा, इसलिए लेक्चर का एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए, है ना। तो आइए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखें। देखिए बच्चों, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे। 2-3 फॉर्मेट देखेंगे वेक्टर फॉर्म का। बहुत लोग सिर्फ एक ही फॉर्मेट बताते हैं, मैं आपको एकदम सिंपल से शुरुआत करता हूँ और सभी फॉर्मेट में बात करता हूँ, और जो भी कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा। और कोई भी लेक्चर देखने के दौरान अगर ऐसा कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे आपका फीडबैक जरूरी है, ताकि मैं हर तरीके का काम करूँ, हर पॉइंट पे काम करूँ, बेहतर से बेहतर स्टडी करवाने के लिए। देखिए बच्चों, अगर किसी भी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किसी लॉ को, किसी फार्मूले को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, कूलम्स लॉ का फार्मूला। तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि मान लीजिए किसी पॉइंट पे एक Q1 चार्ज है और दूसरे पॉइंट पे Q2 चार्ज है। दोनों के बीच का सेपरेशन है R। दोनों चार्ज पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई मतलब नहीं है उससे, बस चार्ज होना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, ऐसे पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो फोर्स क्या है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या K के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये स्केलर फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जिसके बारे में लिखना है उसका स्केलर फॉर्म लिख दीजिए और इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि एलएचएस में वेक्टर कौन है और आरएचएस में वेक्टर कौन है। तो एलएचएस में फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, और हम लोग जानते हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं वेक्टर ए बराबर ए और ए कैप। यानी किसी भी वेक्टर का दो चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। यानी वेक्टर ए का जो ए है वो मैग्नीट्यूड को शो करेगा और ए कैप उसके डायरेक्शन को शो करेगा। यानी ए कैप को हम लोग बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए कैप को हम लोग बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, या ए कैप को हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। उसी प्रकार अगर एफ वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो हम लोग लिखेंगे एफ एफ कैप। ये जो फोर्स वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ये एफ बताएगा और डायरेक्शन एफ कैप बताएगा। यानी एफ कैप को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी लेटर पे आप कैप को पुट कर दीजिए। तो हम एफ कैप को बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर एफ या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ। इसका मतलब है हम यहां से आप ले सकते हैं कि अगर ये वेक्टर है, उस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगा, एफ कैप से। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस में एफ कैप लिखेंगे। ओके, मिटा दें इसको। एलएचएस का काम हो गया। अब आरएचएस में देखेंगे कि वेक्टर कौन है। तो बाबू ये कांस्टेंट है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। चार्ज स्केलर है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। बच गया तो अगर आर दोनों के बीच का सेपरेशन है या डिस्टेंस है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग ऐसे समझेंगे
ये आर जो है ये दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, दैट मीन्स अगर हम Q1 से Q2 की ओर चलेंगे, मेजरमेंट करेंगे, यानी अगर Q1 चार्ज 0.1 पर है, Q2 चार्ज 0.2 पे है, तो 0.1 से 0.2 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान देना बच्चों, 0.1 से 0.2 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये आर मैग्नीट्यूड है। यानी 0.1 से 0.2 का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड है ये सेपरेशन या डिस्टेंस। ओके, तो हम लोग आरएचएस में इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आर कैप से दिखा सकते हैं डायरेक्शन के रूप में, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, अभी और सारा फॉर्म देखेंगे कि किसी भी चीज को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे। सबसे पहले उसके स्केलर फॉर्म को लिख दीजिए। एलएचएस में जो वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कीजिए, और आरएचएस में देखिए कि वेक्टर कौन है, तो वेक्टर तो कोई नहीं है, लेकिन एक तरीका है जानने का कि हम लोग 0.1 से 0.2 जाएंगे तो ये पोजीशन वेक्टर है 0.1 से 0.2 का, तो 0.1 से 0.2 तक का जो पोजीशन वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उस डिस्प्लेसमेंट का ये आर मैग्नीट्यूड है, और उस मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन भी होगा किसी वेक्टर का। तो अगर मैग्नीट्यूड आर से दिखाएंगे तो डायरेक्शन हम आर कैप से दिखाएंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिए। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे, लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एफ कैप और आरएचएस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो हम लोग एफ कैप को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिलकर वेक्टर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप, यानी ये मैग्नीट्यूड शो करेगा फोर्स का और ये डायरेक्शन शो करेगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म का पहला रूप, फॉर्म 1। जल्दी नोट करें बच्चों। हो गया। इसी का नेक्स्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, फॉर्म 2। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां रहे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R3 आर कैप। यानी फॉर्म 1 में हमने क्या किया, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R3, और आर कैप क्या हो जाएगा बच्चों, आर वेक्टर, क्योंकि किसी भी वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो आर कैप हो जाएगा आर वेक्टर। एक फॉर्म और मिल गया, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म 2। ठीक है, ओके, जल्दी नोट करो। हो गया। नेक्स्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम, आराम से ध्यान मग्न होकर, है ना, नोटबुक लेकर बैठिए, कलम लेकर बैठिए, ध्यान मग्न होकर सुनिए, है ना, वीडियो को रोक कर लिखिए, एक एक लाइन लिखिए। बहुत जल्द 11th का वीडियो भी अपलोड होने वाला है ना, वो भी 2 तरीका से, एक बच्चे जो 10th पास होके 11th में आ रहे हैं उसके लिए शुरू से, और आगे से भी लोड होगा। नेक्स्ट,
हम यहाँ पे और लिख देते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट 1 पर Q1 चार्ज है और दूसरे पॉइंट 2 पर Q2 चार्ज है और दोनों के बीच का सेपरेशन R है। ओके, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो हम जानते हैं दोनों एक दूसरे को भगाएगा, रिपेल करेगा। पहला चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, दूसरा चार्ज पहले चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, फोर्स किस पे लगा, 2 पे, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, है ना। इसका नाम क्या दिए थे पिछले क्लास में, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, या ऐसे ही बोल सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2। बहुत सारे शब्दों में बोल सकते हैं। फोर्स 2 पे लगा 1 के द्वारा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2। क्लियर। उसी प्रकार दूसरा चार्ज यदि पहले चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो नाम क्या देंगे बच्चों हम लोग, F12, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, या फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी 2 ऑन 1, यानी फोर्स 1 पे लगा किसके द्वारा, 2 के लगा, 1 पे लगा 2 के द्वारा। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। ये बात हम पहले ही पता लगा लिए हैं पिछले लेक्चर में। अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो बच्चों अगर हम लिखे दोनों के बीच का फोर्स तो वो क्या होता था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये तो स्केलर फॉर्म है, यानी ओनली मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। अब अगर हम वेक्टर फॉर्म का बात करें तो यहां तो वेक्टर फॉर्म हो गया LHS में, RHS में वेक्टर फॉर्म नहीं है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए मुझे क्या देना होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। तो हम लोग आइए डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो पहला फोर्स लेते हैं F21 यानी फोर्स 2 पे लगा 1 के द्वारा। तो F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन भी होगा ना, तो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ F21। ये F21 का मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, तो F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसके जगह क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखो बच्चों, दोनों के बीच का सेपरेशन है R, डिस्टेंस है R, ये तो मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर जाए, मतलब अगर 1 से 2 की ओर जाए तो 1 से 2 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा R21 या R12। दैट मीन्स हम मेजरमेंट कर रहे हैं 1 से 2 की ओर। तो अगर हम 1 से 2 की ओर जाएंगे तो जो पोजीशन वेक्टर होगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, R21 या R12 होगा। इसमें से बाबू एक ही सही है, वो है R21। बहुत सारे बुक में ये चीज गलत लिखा हुआ है R12। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग फील किए हैं कि लिखना उचित ये होगा, ये लिखना उचित होगा। अब वो
लेखक के मन में ऐसा क्या था हम नहीं जानते हैं, लेकिन उचित ये होगा, आसानी भी यही होगा। देखते हैं हम लोग आगे क्या है कि R21 है क्या। R21 है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन R21 क्या है बाबू, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। R21 क्या है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि हम लोग 1 से 2 की ओर जा रहे हैं और इस पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ F21। ध्यान से देखो, क्योंकि हम मेजरमेंट कर रहे हैं Q1 से Q2, तो ये R21 का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन F21 होगा। ओके, लेकिन अगर हम 2 से 1 की ओर मेजरमेंट करेंगे तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा R12। इसका नाम क्या होगा, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। और R12 का जो डायरेक्शन होगा वो F12 के अलोंग होगा या F21 के अपोजिट होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम इस फोर्स के लिए पोजीशन वेक्टर के बारे में जानकारी ले तो पोजीशन वेक्टर होगा R12 और इसका डायरेक्शन F12 के अलोंग होगा या F21 के अपोजिट होगा। जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर लेंगे। ओके, आइए अब यहां पे, तो F21 जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है ये, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा R21। ओके, और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर, यानी R21 यदि पोजीशन वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं R21 मॉड ऑफ वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड R21 यूनिट वेक्टर। यानी R21 अगर कोई वेक्टर है उसका दो वैल्यू होगा, एक मैग्नीट्यूड में और एक डायरेक्शन में। ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। R21 को हम लोग बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग R21। R21 को हम लोग बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर R21, या हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ R21 वेक्टर। ओके, तो हम लोग यहां पे डायरेक्शन के रूप में क्या लेंगे, ये लेंगे। ओके, नेक्स्ट F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, R21 का क्या, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो हम लोग वेक्टर में पढ़े थे, है ना, 11th वाले सेक्शन में, कि यदि यूनिट वेक्टर निकालना है, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी R21 यूनिट वेक्टर किसका है, R21 वेक्टर का, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, उस वेक्टर का वैल्यू लिखते हैं बाय उसका मैग्नीट्यूड। यानी यूनिट वेक्टर
रेशियो होता है गिवन वेक्टर बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे छोटा सा, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर कोई ए वेक्टर है तो हो जाएगा ए एक है, इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। ध्यान देना बच्चों, हम मैग्नीट्यूड को ए से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए मॉड से भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए बाय ए, ओके। और ए को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए। यानी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग कैसे लिखे, वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी वो वेक्टर को लिख दीजिए और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। यही दोनों का रेशियो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ओके ओके। तो हम R21 की जगह क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड, पक्का लिख सकते हैं। ठीक, नोट करिए इतना, हम आगे बढ़ते हैं। इसको ब्रैकेट में लिख देना बच्चों, ये सब एक्स्ट्रा जानकारी है। जल्दी नोट करो, हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके। अब ध्यान से देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं। F21 वेक्टर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। बाबू ये R क्या है, डिस्टेंस स्केलर है, यानी हम बोल सकते हैं 0.1 से 0.2, 0.1 से 0.2 जो पोजीशन वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसको हम लोग R21 से रिप्रेजेंट किए हैं, उसका मैग्नीट्यूड है यार। 1 से 2 का जो पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है ये डिस्टेंस। हम लोग लिख सकते हैं R21 का मॉड, हम R से भी लिख सकते हैं, वही चीज तो है। ये भी स्केलर फॉर्म में, ये भी स्केलर फॉर्म में, यानी हम इस पे डिटेल चर्चा करते हैं कि यह R क्या है। R डिस्टेंस सेपरेशन है, स्केलर है, यानी है क्या ये 1 से 2 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है, या 2 से 1 या 2 से 1 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। आगे दोनों तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि जितना 1 से 2 का डिस्टेंस होगा या जो पोजीशन वेक्टर का मेजरमेंट होगा, उतना ही 2 से 1 पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा मैग्नीट्यूड के रूप में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि R क्या है, R जो है उस पोजीशन वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्लियर, ये हो गया एक्स्ट्रा जानकारी। यानी हम R के जगह R21 या R12 लिख सकते हैं। अब उचित क्या होगा बच्चों लिखना, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें इस इक्वेशन के अनुसार उचित क्या है, R के जगह R21 या R12 लिखना स्वाभाविक है, R21 लिखना उचित है। तो हम लोग क्या किए, R के स्थान पे R21 रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के रूप में बच्चों हम लोग क्या लिखे हैं, R21 वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, ओके। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा F21 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर और ये पावर 1, तो क्या हो जाएगा वो दोनों R21 वेक्टर मॉड ऑफ 3
और डायरेक्शन R21। यही है बच्चों वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली F12 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बोलो, लिखो, खुद से लिखो F12, जल्दी नोट करो। ओके, वीडियो रोक के नोट करें। तो हम लोग F12 कैसे लिख सकते हैं? F12 होगा बच्चों सिंपल 1/4πε0 Q1 Q2 2 1, तो यहाँ पे 2n 1 2 क्या हो जाएगा R12 का मॉड क्यूब 2 1 2 1 2 1, यहाँ क्या है 1 2 1 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 2, है ना। यानी जैसे F12 फोर्स निकाले हैं उसी प्रकार सिमिलरली, कौनलरली, सिमिलरली लिख सकते हैं। अंतर क्या होगा दोनों में? बस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट, तो मेरे नुनू सुगा मुनू, अरे मुन मुन चुनमुन, अरे ध्यान दो एक बात और, अगर दोनों पॉजिटिव है, हम लोग यहां पे नहीं लिखते हैं Q1 Q2 का साइन, लेकिन अपेंड करना वहां पे जरूरत है, मतलब रखना जरूरत है। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव है, स्वाभाविक है रिपेल हो रहा है। लेकिन अगर एक निगेटिव चार्ज हो जाए इसमें तो कुछ बदलाव होगा। मतलब अगर कहीं भी क्वेश्चन बनाते समय फोर्स का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो ये बात क्लियर है कि वहां पे फोर्स का नेचर रिपल्सिव है, और कहीं भी फोर्स कैलकुलेट करते समय निगेटिव आ जाए तो ये क्लियर है कि फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव है। ओके, अगर हम वेक्टर फॉर्म में एक चार्ज को निगेटिव ले लें तो क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, अगर हम एक चार्ज को निगेटिव ले लें तो क्या होगा? थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी हम दे रहे हैं। मान लीजिए Q1 प्लस है, किसी पॉइंट पे Q1 चार्ज है और दूसरे पॉइंट पे -Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। ओके, अब दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? ये Q1 इसको क्या करेगा? खींचेगा, ये भी Q1 को खींचेगा। अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा के खींच रहा है तो उसका नाम क्या देंगे? F2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो 2 भी तो 1 को खींचेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? अगर पहला दूसरे को खींच रहा है, इसका नाम हम यहां दे, पहला दूसरे को खींच रहा है तो नाम होगा F2, दूसरा पहले को खींच रहा है तो नाम होगा F12। ओके, अब यहां पे विशेष जानकारी क्या है? पोजीशन वेक्टर, अगर हम 1 से 2 पोजीशन वेक्टर ले तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा इधर R21। तो अब ध्यान देना कि इससे पहले क्या था कि R21 पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन फोर्स के अलोंग है, जिधर फोर्स है उधर एक पोजीशन वेक्टर है। लेकिन जब हमने एक चार्ज नेगेटिव लिया तो बिल्कुल अलग हो गया, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है। फोर्स जो है वो अंदर की ओर होगा क्योंकि Q1 Q2 को अंदर की ओर खींचेगा, लेकिन पोजीशन वेक्टर तो बाहर की ओर है, पोजीशन वेक्टर तो बाहर की ओर है ना। यानी Q1 Q2 को खींचेगा, यानी Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा F21। यानी थोड़ा एरो सही कर ले। ओके, यानी ये एरो यहां होगा और ये एरो ऐसे होगा। अब सही, यानी Q1 Q2 को खींचेगा तो फोर्स अंदर की ओर है, लेकिन पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदला।
पोजीशन वेक्टर तो 1 से 2 है, बाहर की ओर। तो यही अंतर है कि जब दोनों पॉजिटिव था तो जिधर फोर्स था उधर ही पोजीशन वेक्टर है, लेकिन अगर एक चार्ज नेगेटिव हुआ तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल बदल गया। ओके, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आंसर पॉजिटिव कब आएगा और निगेटिव कब आएगा। यहाँ पॉजिटिव आएगा आंसर, तो यहाँ निगेटिव आएगा। ओके, चले नेक्स्ट। ओके, एकदम डिटेल में काम करना है बच्चों, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझना है, चाहे इसके लिए कितना भी लेक्चर क्यों ना मुझे देना पड़े, किसी भी टॉपिक पे कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉलेज के लिए पढ़ना है, फिजिक्स विजुलाइज करना है। इसका एक फॉर्म और है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल वेक्टर फॉर्म। कौन फॉर्म? जनरल वेक्टर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिव फॉर्म, है ना, संपूर्ण रूप वेक्टर फॉर्म का। ओके, अब इसको समझने के लिए हम लोग स्पेस का सहारा लेंगे, कोऑर्डिनेट का सहारा लेंगे। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और किसी पॉइंट पे प्लस Q1 चार्ज है, किसी दूसरे पॉइंट पे प्लस Q2 चार्ज है। ऐसे चार्ज हम कोई भी ले सकते हैं। ये चार्ज ओरिजिन से R1 पोजीशन वेक्टर पे है। ध्यान देना बच्चों, ओरिजिन से अगर कोई भी चीज मापेंगे तो वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन का डिफिनेशन ही होता है द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ये चार्ज का डिस्टेंस हम ओरिजिन से मापे हैं तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ओके, और यहां से Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। ओके, तो इसको अच्छे से बनाया जाए। चलो, यानी दोनों अपने अपने पोजीशन पे है। अब स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। फोर्स का नेचर होगा रिपल्सन वाला, यानी ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा नीचे, तो ये वाला चार्ज इसको ऊपर रिपेल करेगा। ओके, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उसका नाम क्या हम लोग देते हैं बच्चों? F12। सिमिलरली 1 2 पे फोर्स लगा तो उसका नाम क्या देते हैं? F21। सही है। अब इस फोर्स के लिए हम लोग डायरेक्शन क्या लेंगे? 1 से 2। जब 1 से 2 आएंगे तो नाम हम लोग क्या देंगे? R21। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। 1 से 2 यानी R21 क्या है? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1। अगर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो R21 है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम पॉइंट 1 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1। और अगर हम इस फोर्स के लिए पोजीशन वेक्टर लें तो वो हो जाएगा R12। ओके, क्लियर है डायग्राम? अब लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो F21 क्या हो जाएगा बाबू? डायग्राम को दिखाते हुए F21 क्या हो जाएगा? F21 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का चार्ज बाय दोनों के बीच का क्या है? पोजीशन वेक्टर। जब हम लोग 1 से 2 आएंगे तो R21 मॉड ऑफ वेक्टर, मतलब ये मैग्नीट्यूड के रूप में है, ये मैग्नीट्यूड के रूप में है। अब अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर में दो चीज होगा। अगर ये R21 पोजीशन वेक्टर है तो R21 मैग्नीट्यूड और R21 उसका यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन। तो हम लोग तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के रूप में लिए हैं, तो बच गया क्या? डायरेक्शन, यानी ये वाला फॉर्मेट लेंगे R21 यूनिट वेक्टर। ओके, अब एक बात और बच्चों ध्यान से देखना है।
डायग्राम में देखो, फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, बच्चों हम वेक्टर लेके चल रहे हैं क्योंकि अगले लेक्चर में बोर्ड लेवल का पूरा न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, फिर लेक्चर नंबर 7 में 6 में बोर्ड लेवल और बेसिक लेवल लेके चल रहे हैं, लेक्चर 7 में आईआईटी और नीट लेके चलेंगे पूरा क्वेश्चन। ओके, वेक्टर ऑफ एडिशन से हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस, यानी ध्यान से देखो 11 पे आ जाओ, अगर कोई वेक्टर OA है तो किसी वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का ये टेल होता है और ये हेड होता है। अगर OA वेक्टर में हम कोई AB वेक्टर रख दिए तो वेक्टर ऑफ एडिशन से क्या करते हैं हम लोग, अगर मुझे निकालना है AB का वैल्यू तो क्या करते हैं, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो वेक्टर के नियम से इनिशियल पॉइंट को फाइनल से मिला लेते हैं। तो हम लोग कैसे लिखते हैं वेक्टर ऑफ एडिशन से, वेक्टर ऑफ एडिशन से लिखते हैं OA वेक्टर, मतलब OA वेक्टर। अब OA वेक्टर के हेड पर AB वेक्टर है तो OA प्लस AB, या वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, A वेक्टर के हेड पे B वेक्टर रहते हैं, A प्लस B, ये दोनों वेक्टर को मिलाया कौन, वेक्टर C। उसी प्रकार R1 वेक्टर पे R21 वेक्टर है तो R1 प्लस R21, इसको मिलाया कौन, R2। जैसे यहां पे समझाया बच्चों, यहां देख लो बेसिक के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R2। तो बताइए बच्चों R21 क्या हो जाएगा, R21 हो जाएगा R2 माइनस R1। ओके, यानी हम यहां से बोल सकते हैं R21 की जगह क्या हो जाएगा, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 की जगह क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। ओके, यहां पे स्क्वायर छूट गया था, ठीक है, और ये इसका यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बोलो कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं बाबू, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, ध्यान से देखो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है उस वेक्टर का वेक्टर फॉर्म, मतलब R21 वेक्टर फॉर्म में बाय उसका मैग्नीट्यूड। ओके, अगर इस टर्म को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अब हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब, हाँ या ना, क्योंकि R21 की जगह हम लोग ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इस टर्म को हम यहां पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, नीचे क्यूब हो जाएगा। ओके, और बच जाएगा R21 वेक्टर। उसी प्रकार आप F12 लिख सकते हैं। क्लियर है ये कैसे 3 हुआ, यहाँ पे स्क्वायर है और इसके जगह आप ये लिखोगे। ओके, यानी ये लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं R21 को R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 का पावर 1 और यहाँ पे 2, 2 1 3, ये बन जाएगा। ओके, क्लियर है, चलिए मिटा दें। सिमिलरली, कौन लरली, सिमिलरली F12 क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, F12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय 2 1, दैट मींस 2 माइनस 1 1 2, 1 माइनस 2 मॉड ऑफ क्यूब, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर। ओके,
जल्दी से नोट करो। अब हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का बात करेंगे। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो हमारे चुनमुन रे रे मुनमुन रे ललना पढ़ रहा है जी, हैं कि हमको देख देख के हंस रहा है। क्लियर है? अरे हमारे मुनमुन रे, अरे चुनमुन रे, कि पढ़ा हो बउआ। नेक्स्ट आ गया आपका टीटीआई, ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्बिक फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्बिक फोर्स या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये वाला टॉपिक सेम टू सेम फील्ड में भी करेंगे और पोटेंशियल में भी करेंगे। कूलम्बिक फोर्स से घबराना नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कहा जाता है। दे दिए टॉपिक, तो आइए समझते हैं क्या है। देखो बच्चों, सुपरपोजिशन का सिद्धांत, सुपरपोजिशन है क्या? सुपरपोजिशन मतलब किसी एक पॉइंट पर बहुतों के द्वारा फोर्स लगना, बहुतों के द्वारा काम होना। जैसे किसी भीड़ में एक आदमी पर बहुत आदमी टूट पड़ा, सुपरपोजिशन। एक बॉल को बहुत सारे प्लेयर मिलकर मार रहे हैं, सुपरपोजिशन। यानी मार खाने वाला एक, मारने वाला बहुत। ये सुपरपोजिशन का उदाहरण हो सकता है। क्लियर? तो आइए हम लोग चैप्टर का बात करते हैं क्या है। सिंपल सुपरपोजिशन समझने के लिए आप बोल सकते हैं एक चोर को 20 आदमी मिलकर मार रहा है, तो ये सुपरपोजिशन है ना? कहते नहीं है कि फलाना के बहुत आदमी चुप दिया, सुपरपोजिशन है कि भैया उसको चुप दिया, सुपरपोजिशन है। ओके, मान लो ये दो चार्ज है, किसी पॉइंट पर Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, किसी दूसरे पॉइंट पे Q2 चार्ज है। ओके, चलो दोनों के बीच का सेपरेशन है। ओके, ये दोनों में प्यार मोहब्बत था? नहीं, यहां तो प्यार मोहब्बत नहीं होगा, यहां तो नफरत है, क्योंकि दोनों प्लस है। ये इसको भगाया, ये इसको भगाया, यानी पहला दूसरे पे फोर्स लगाया F21, तो ये बोला मैं भी तुम पे लगाऊंगा और नाम होगा F12। तो अभी तक हम लोग दो चार्ज ले रहे थे, अब तीसरा चार्ज ले लिए। मान लो यहां पे तो Q1 पर ये Q2 चार्ज तो फोर्स लगा ही रहा था, अब Q3 भी फोर्स लगाने लगा। इसका नाम क्या होगा बाबू? इसका नाम होगा F13। ओके, अब ध्यान से देखो, ये दोनों के बीच के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इस तीसरे चार्ज के आने से अनअफेक्टेड है, नहीं बदल रहा है, अलग कभी बदलेगा। ये आम जीवन नहीं है कि दो आदमी प्यार कर रहे हैं और तीसरा आया तो बस खत्म सब कहानी, है ना? यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बड़े मजे से जोड़ी चल रहा था, अब तीसरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आया, बस कनेक्शन गिर गया। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। यहां पे ऐसा नहीं है, पहले ये दोनों के बीच में था कनेक्शन, अब ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में कम हो गया। ये नेचर में भी हो सकता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। ओके, तीसरा चार्ज
भी इस फोर्स, तीसरा चार्ज भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है। ये तीसरा चार्ज नेट फोर्स को बदल सकता है, नेट फोर्स के डायरेक्शन को बदल सकता है, लेकिन दो चार्ज के बीच के फोर्स को नहीं बदल सकता। या Q4 आ जाए या Q5 आ जाए या यहां पे हजारों चार्ज आ जाए, हजारों चार्ज के आने से भी ये दोनों के बीच में जो फोर्स था, इनिशियल फोर्स, वो बदलेगा नहीं। हां, जितना चार्ज ज्यादा आएगा नेट फोर्स बदलेगा, लेकिन दो चार्ज के बीच में लगने वाला इनिशियल फोर्स बदलने वाला नहीं है। मतलब दो आदमी प्यार कर रहे हैं, तीसरा आने से डिस्टर्ब हो जाएगा, यहां पे ऐसा नहीं। यानी हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स states that when number of charges are interacting मतलब फोर्स लगाना, चाहे फोर्स रिपल्सन का हो या अट्रैक्शन का हो। when number of charges are interacting, the electrostatic force between the two charges is not affected by the existence of other charges। कितना भी नंबर ऑफ चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है, कोई भी दो के बीच में, Q3 Q1 के बीच में भी जो फोर्स है वो ये प्रभावित नहीं कर सकता। क्लियर? आइए हम लोग अब डिटेल से करते हैं। ये तो मेरा स्टाइल है बाबू, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हम लोग उसका बेसिक तैयार करते हैं। क्लियर है ये? आइए हम लोग अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। पहले इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, तो मान लो ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे कोई Q चार्ज है, कहीं स्पेस में, आपके घर पे है मान लीजिए, दूसरा चार्ज Q1 है जो इससे R1 दूरी पे है। ओके, वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये, और फिर यहां से R2 पर Q2 चार्ज है, R3 पोजीशन वेक्टर पे Q3 चार्ज है, और इसी प्रकार Rn पोजीशन वेक्टर पे Q1 चार्ज है। ओके ओके, तो ये Q1 Q पे फोर्स लगाएगा, ऐसे रिपेल करेगा, Q2 भी रिपेल करेगा, Q3 भी रिपेल करेगा, Q1 भी रिपेल करेगा, डॉट 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 बहुत सारे चार्ज हैं। यानी सभी फोर्स, मतलब सभी चार्ज इस पर रिपल्सन का फोर्स लगा रहे हैं। ये इसको धकेल रहा है, ये इसको धकेल रहा है, भगा रहा है। अब सब जो फोर्स लगाएगा, मान लो ये इस पे F1 लगाया, Q2 Q पे F2 लगाया, Q3 Q पे F3 लगाया, डॉट 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 इनफाइनाइट, सभी का जो समेशन होगा, यानी सभी इंडिविजुअल फोर्स को जो हम वेक्टर रूप में जोड़ेंगे तो यही कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आइए बारी बारी से निकालते हैं, लिखेंगे, है ना, लिखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट P। ओके, यानी चार्ज पॉइंट P पे है, या सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1, और इसका नाम हम लोग F1 देते हैं। यानी ये इस पे जो फोर्स लगाया इसका नाम हम लोग F1 देते हैं। लिखते हैं वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड R1 पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड R1, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा R1 क्या। उसी प्रकार
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज Q2 क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, F2। इसके द्वारा जो फोर्स होगा वो F2 क्या होगा वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो इसका पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये उसका डायरेक्शन। सो ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज क्या हो जाएगा Q1 क्या हो जाएगा, उसका नाम हम Fm दे देते हैं कि ये इस पे फोर्स रिपल्सन का ऐसे लगाया, नाम Fm, क्या हो जाएगा वैल्यू दिख रहा है अच्छे से बच्चों, कुछ भी हो प्रॉब्लम बोलना है। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई Rn का स्क्वायर, यानी Rn पोजीशन वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और Rn कैप उसका डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब इस सबको आपस में जोड़ देंगे, यही हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जल्दी से नोट करो, एकदम फील करना कि क्लासरूम में बैठे हो, मतलब ऐसा लाने जा रहे हैं लेक्चर, इतना मजेदार होने वाला है आने वाला लेक्चर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और मजा आने वाला है, एकदम बेबस हो जाओगे, मन करेगा खूब देखें। अगले लेक्चर का एकदम बेसब्री से इंतजार करोगे, बस मन लगा के पढ़ो, मेरा एक एक पॉइंट देखो, कोई भी लेक्चर मत छोड़ो, पूरा नोट करो, हर संभव प्रयास में है कि एकदम क्लास वाला फील होगा, जैसे मैं आपके सामने। हो गया, जल्दी वीडियो रोककर अच्छे से नोट करें, है ना, बोर्ड में पूछता है ये सब। जहां हम TTI या VBI लिख दें समझ लेना, किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे वो CBSE हो, बिहार बोर्ड हो या दूसरे स्टेट में जो भी बोर्ड है, चाहे आप कहीं के भी बच्चे हो, आपको ये फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं बोर्ड के लिए और IIT के लिए अलग से भी मतलब बता देंगे कि ओनली फॉर IIT के लिए हर तरीके का मेहनत करने वाला है, मतलब मैं हर प्रकार के बोर्ड और कंपटीशन के बच्चों को लेके चल रहा हूं। जो बच्चे टारगेट के IIT नेट का तैयारी करते हैं वो वीडियो को भगा भगा कर देखे, अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो, अगर बेसिक कमजोर है तब तो एकदम फायदेमंद चीज है मेरा लेक्चर, और आने वाला लेक्चर का इंतजार करें, है ना। जो IIT और नीट का तैयारी कर रहे हैं वो मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छे से देखें, क्योंकि उसमें हम बेसिक भी सही करेंगे और आपको भी मजबूत करेंगे हर तरीके से। तो क्या होगा बच्चों, लिखेंगे नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn। अब ध्यान से देखो, सब में क्या था, सब में कॉमन क्या था, अब ध्यान से देखिए, सब में कॉमन क्या था बच्चों, Q बाय 4πε0, ये कॉमन था सब में, ध्यान से देखिए आप। ओके, एक बात और, आप K लेके चलिए या 1/4πε0 लेके चलिए, दोनों बराबर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए, ये सब में कॉमन था, अब क्या बचा, Q1 बाय R1 स्क्वायर, R1 यूनिट वेक्टर, Q2 बाय R2 स्क्वायर, R2 यूनिट वेक्टर, डॉट 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 Qn बाय Rn, Rn यूनिट वेक्टर। ओके, यही हमारा नेट फोर्स होगा, यही डेरिवेशन होगा, या लिख सकते हैं नेट फोर्स Q बाई 4πε0 समेशन। समेशन कहां लगाते हैं बच्चों, समेशन इज यूज टू सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ने के लिए समेशन का यूज करते हैं। 1 से लेकर n तक क्या हो जाएगा, QI RI का स्क्वायर RI यूनिट वेक्टर। इनमें से लिखने का स्टाइल है
जरूरत नहीं होता है हमारे सिलेबस में। ओके, लिखकर नीचे इन्वर्टेड कोमा करके स्टेटमेंट लिखिए, इन्वर्टेड कोमा में। ओके, और फिर बंद कर दीजिएगा इन्वर्टेड कोमा में। लिखिए, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स states that when a number of charges are interacting, when number of charges are interacting, the electrostatic force between two charges is not affected by the existence of the other charges. ओके, मतलब इसका स्टेटमेंट है कि अगर बहुत सारे चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, चाहे वो फोर्स रिपल्सन का हो या अट्रैक्शन का हो या दोनों हो, तो कोई भी दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो और सब चार्ज के फोर्स से अनअफेक्टेड होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों, और करके दूसरा लिखिए, छोटे शब्दों में लिखिए, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q, ऑन चार्ज Q क्योंकि हमने Q लिखा इसलिए Q लिखिए, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, is the vector sum of all the forces due to other charges. क्लियर? उम्मीद है कि एकदम बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब थोड़ा हम लोग कूलम्ब्स लॉ के प्रॉपर्टीज पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। कूलम्ब्स लॉ का प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, यह पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। कूलम्ब्स लॉ का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ओके, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, POCL। दूसरा, स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ओके, तीसरा, ये सेंट्रल फोर्स है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। सेंट्रल फोर्स मतलब जब चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगे। ओके, यह कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव भी है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स भी है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जब ओवर वन राउंड ट्रिप वर्क डन 0 हो जाए। जैसे मान लो कोई एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरा करता है, तो एक चक्कर पूरा करने में जहां से शुरू करेगा अगर वहीं पहुंचेगा, तो वर्क डन ओवर वन राउंड ट्रिप क्या होगा? ओवर वन राउंड ट्रिप, ओवर वन राउंड ट्रिप यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। तो अगर वर्क डन 0 होता है तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव होता है, वहां भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इतना ही इसमें। पांचवा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है। ऐसे बाबू फोर्स का जो रेंज होता है वो होता है, न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेटर देन वीक फोर्स, ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स।
यानी सबसे ज्यादा मजबूत बल जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला, किसी न्यूक्लियर पार्टिकल के बीच में लगने वाला। उसके बाद कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चाहे वो दो चार्ज के बीच में हो या कोई दो मैग्नेट के बीच में हो। उसके बाद कोई बिग फोर्स आता है, ओके, तब सबसे लास्ट में ग्रेविटेशन फोर्स। ये फोर्स का ऑर्डर है, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, ओके। नेक्स्ट हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बारे में जानेंगे। तो सिमिलरिटीज क्या हो सकता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये सब सिमिलरिटीज है। डिफरेंस क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है? तो टॉपिक लगाइए, स्टार्ट दीजिए, लिखिए खुद से, मैं बोल रहा हूं, स्टार्ट कीजिए, है ना, अच्छे से नोट बनाइए, लिखिए डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दियर टॉपिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। दे दिए टॉपिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम Fe से लिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल को Fg से, ओके। एक तरफ लिखिए Fe और एक तरफ लिखिए Fg, ठीक है। चलिए, पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस, यानी इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड्स on the nature of charges, depends on the nature of charges, यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों सकता है, ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे। लेकिन दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। रीजन, मास ओनली वन टाइप का होता है, अगर कोई ओनली वन टाइप का होगा तो उसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होगा। जैसे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है नेचुरल फिनोमिनन पे आधारित। कोई भी इंसान अकेला है तो किसी से प्यार करना ही चाहेगा, अट्रैक्शन ही रखेगा, वो एक लॉजिक है, समझने के लिए लॉजिक समझा रहे हैं। नेक्स्ट, दूसरा, ओके, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी ये दो चार्ज बॉडी के बीच में जो मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगा कि दो चार्ज बॉडी के बीच में एयर है, वैक्यूम है, ग्लास है, वाटर है, यानी हर मीडियम में दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स अलग अलग होगा। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स में ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। आप लोग बड़ा बड़ा करके लिख लीजिएगा, छोटा लिख रहे हैं, मतलब दो मास बॉडी के बीच में कोई भी मीडियम रहे, यानी दो मास बॉडी के बीच में अगर एयर में फोर्स 10 न्यूटन है तो उसे पानी में ले जाइए, ग्लास के अंदर ले जाइए, केरोसिन तेल के अंदर ले जाइए, फोर्स हमेशा रिमेन्स अनअफेक्टेड होगा, अनचेंज होगा। लेकिन दो चार्ज में ऐसा नहीं है, मीडियम बदलने से फोर्स बदलेगा, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स cannot exist without the gravitational force. Gravitational force can exist. Gravitational force can exist without इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
सिंपल, जैसे चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर होगा, भले उसका फोर्स नेग्लिजिबल क्यों ना हो, लेकिन रहेगा जरूर। लेकिन जहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स कैन एग्जिस्ट विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, यहाँ पे कैन नॉट, यहाँ कैन। नेक्स्ट, इट इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, लेकिन इट मे बी कंजर्वेटिव। ऐसे तो मुझे लिखना चाहिए नॉट, लेकिन जान लो कि हर चीज का दो स्टडी होता है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, बड़े लेवल पे और छोटे लेवल पे। तो उस हिसाब से ये लिखना उचित होगा, इट मे बी कंजर्वेटिव। जो बच्चे हमसे ग्रेविटेशन पढ़े होंगे हम जरूर चर्चा किए होंगे। ओके, जो बच्चे नए हैं वो 11th का जब पूरा अपलोड हो जाएगा जरूर लेक्चर देखिएगा, बहुत डिटेल एनालिसिस रहेगा किसी भी पॉइंट पे, जल्दी नोट करो। ऐसे और भी सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन काफी है। मन है तो एक और लिख सकते हो, इट इज स्ट्रॉन्गर, इट इज वीकर। ओके, 5वां ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, और ये वीक फोर्स है। हो गया नोट? ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जल्दी करो जो करना है। नेक्स्ट, हम लोग पढ़ेंगे मजेदार टॉपिक VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी, इसी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी का तीसरा नाम होगा बच्चों स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। जो बच्चे बोर्ड के हैं वो ध्यान रखना है, एक ही चीज का बहुत सारा नाम हो सकता है। आप पढ़ के गए रिलेटिव परमिटिविटी, पूछ दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पढ़ के गए ये नाम दे दिया ये स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो नामों का ध्यान रखना है। आप पढ़ के गए एक नाम, पूछ दिया दूसरा नाम, चीजें वही रहता है, लेकिन आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा नहीं है, आप सब पढ़ के जा रहे हो, बस ध्यान से पढ़ना है। तो बाबू पिछले लेक्चर में हम थोड़ा सा जानकारी दिए थे, आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए कि परमिटिविटी है क्या। परमिटिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी सबस्टेंस का जो फोर्स को बढ़ाता है या घटाता है। ओके, सिंपल शब्दों में, या परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है। मैं समझाऊंगा कि कैसे ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत सारा चीज बोल सकते हैं, आइए हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। क्या है इट इज डिफाइंड as the ratio of, it is defined as the ratio of permittivity of given medium to the
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। देखो बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी या डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या है? देखो, रिलेटिव जब भी नाम लग जाए किसी फिजिकल क्वांटिटी में तो समझ लेना ये दो चीज से जुड़ा हुआ है। रिलेटिव मतलब रिलेशन, रिलेशन दो चीज मिलने से बनेगा। रिलेशन मतलब कंपेयर कर रहे हैं ना, क्या रे वो हमारे चाचा है, हम उसके भतीजा। कंपेयर, कंपेयर मतलब रेशियो। तो जब भी रिलेशन होगा, जब भी रिलेटिव लग जाएगा, रिलेशन होगा, सोच लेना कंपेयर कर रहे हैं, और जब भी कंपेयर होगा तो हम रेशियो निकालेंगे। इसलिए हमेशा रेशियो में ही होगा वो चीज। चाहे वो रे ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे बच्चों 12th में ही, तो मैं वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊंगा, सेम चीज ही है। आप 10th में भी सुने होंगे ऐसा। या रिलेटिव डेंसिटी, ये कहीं भी रिलेटिव लग जाए तो सोच लेना दो चीज का रेशियो ही होगा। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, यानी गिवन मीडियम का परमिटिविटी, जैसे वाटर, माइका, ग्लास, केरोसिन, टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। ओके, एक काम करते हैं बोर्ड में, और बेहतर लिखने के लिए डेफिनेशन के साथ साथ ऐसे लिखिए इस स्टाइल में, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर परमिटिविटी, या परमिटिविटी को कभी कभी मतलब ऑफन अक्सर एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, गिवन मीडियम मतलब वाटर, ग्लास, एयर। ऐसे यहाँ पे एयर और फ्री स्पेस को एक ही माना गया है लगभग। परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। बच्चों बोर्ड में इस स्टाइल में जरूर लिखें डिफिनेशन के बाद भी, और फिर इसको सिंबल में लिखिए। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, एप्सिलॉन आर। परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम को एप्सिलॉन से, या कहीं कहीं आप देखिएगा एप्सिलॉन एम से, हम एप्सिलॉन लेके चलते हैं। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को एप्सिलॉन नॉट से, है ना। तब एकदम नंबर देने पर बेबस हो जाएगा चेक करने वाला, देना ही है नंबर, नहीं देगा हाथ काट देंगे। क्लियर? ओके, जल्दी से लिखिए, हम डिटेल एनालिसिस करते हैं जल्दी। हो गया? अब आइए हम इसका प्रूफ करते हैं। ओके, देखिए वाकई में है क्या। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसी पॉइंट पे दो चार्ज, एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव, और दूसरे पॉइंट पे दूसरा चार्ज है Q2 पॉजिटिव ले लिए। ओके, वैसे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। दोनों के बीच का सेपरेशन है R, और दोनों के बीच में जो मीडियम है वो है फ्री स्पेस, मतलब गहरा सन्नाटा है। यहाँ पे आप एयर भी बोल सकते हैं। ओके, या एयर है, क्योंकि दोनों का वैल्यू लगभग सेम ही होता है। अभी वैल्यू लिखेंगे हम लोग। ओके, तो क्या होगा दोनों के बीच का फोर्स? फोर्स इन वैक्यूम या फ्री स्पेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फोर्स इन वैक्यूम या फ्री स्पेस हो गया, या इन एयर हो गया। क्लियर? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी सिस्टम को हम लोग किसी दूसरे मीडियम में ले जाते हैं, चाहे वाटर में, केरोसिन में, या माइका में, या डायमंड के अंदर, या ग्लास के अंदर। मतलब चार्ज को बदलना नहीं है, सेपरेशन नहीं बदलना है, बस मीडियम चेंज करना है। ध्यान रहे, ना चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना सेपरेशन चेंज होना चाहिए। अब इसी चीज को हम लोग ना चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना सेपरेशन, पूरे सिस्टम को हम पानी के अंदर ले गए, यानी मीडियम वाटर है।
अब जो फोर्स होगा उसको लिखेंगे फोर्स इन एनी मीडियम, वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं, ओके। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि यहां पे कांस्टेंट के होगा, तो यहां पे कांस्टेंट जो होगा वो होगा के डैश, क्योंकि मीडियम बदलने से के का वैल्यू बदलेगा। पिछले क्लास में हमने बताया कि के कूलम्स कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो वैक्यूम के लिए के, तो किसी मीडियम के लिए के डैश, तो के का वैल्यू यहाँ पे होगा 1/4 क्योंकि 1/4 या तो एयर के लिए लेते हैं या फ्री स्पेस के लिए लेते हैं, ओके। और 1/4 हम लेंगे किसी गिवन मीडियम के लिए, ओके। अब दोनों का रेशियो निकालते हैं, जल्दी से नोट करो, हो गया नोट? दोनों का रेशियो निकालते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1/2 या फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कट गया, कटने वाला कट गया, मरने वाला मर गया, बचने वाला बच गया। तो फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन गिवन मीडियम क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस टर्म का भी हमने नाम क्या दिया एप्सिलॉन आर, ओके। रिलेटिव परमिटिविटी, यानी रिलेटिव परमिटिविटी होगा रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन गिवन मीडियम। दैट मींस इसका मतलब बोल सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी होगा फोर्स इन वैक्यूम फ्री स्पेस और फोर्स इन एनी मीडियम, यानी किसी भी मीडियम में यदि फोर्स निकालना है तो किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा वो होगा फोर्स इन वैक्यूम बाय उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर? ओके, जल्दी से नोट करो। हो गया? नेक्स्ट, अब आइए इसको हम लोग थोड़ा और क्लियर करते हैं। से मान लो दो चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन है यार, अब बीच का मीडियम है एयर या फ्री स्पेस है। जो भी चार्ज दिया हुआ है या बीच का सेपरेशन ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हम लोग अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये फोर्स सॉल्व होके आया मान लो 50 मीटर या कुछ भी, अगर हम इसी सिस्टम को, इसी सेम सिस्टम को हम वाटर में ले गए, मतलब चार्ज नहीं बदले, सेपरेशन नहीं बदले, मीडियम बदल दिए, तो फोर्स इन मीडियम अभी क्या लिखवाए हैं, फोर्स इन वैक्यूम बाय रिलेटिव परमिटिविटी। आइए तो फोर्स इन वैक्यूम है, तो फोर्स इन वैक्यूम और रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का होता है 81। तो आप देख सकते हो बच्चों कि यदि ये सिस्टम एयर में था तो फोर्स 50 न्यूटन था, अब यही सिस्टम पानी में आ गया तो फोर्स जो है वो 50/81 हो गया, यानी फोर्स 81 टाइम्स घट गया, यानी 50 का 81वां भाग। कितना छोटा होगा, अगर आपको हम 50 रुपया दे और बोले 81 आदमी के बीच में बांटो तो कितना छोटा होगा, यानी फोर्स घट गया। अगर इसी सिस्टम को हम केरोसिन के अंदर ले गए तो फोर्स इन एनी मीडियम, यहां वाटर थे यहां केरोसिन, तो फोर्स इन वैक्यूम बाय रिलेटिव परमिटिविटी, वैक्यूम में फोर्स 50 और केरोसिन का रिलेटिव परमिटिविटी होता है 2। अब देखो एकदम आधा हो गया फोर्स, फोर्स एकदम आधा हो गया, यहां बहुत कम हो गया। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जिस मीडियम का परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा वहां पे फोर्स उतना कम होगा। देखो वाटर का परमिटिविटी बहुत ज्यादा है तो फोर्स कम है, केरोसिन का परमिटिविटी कम है तो फोर्स ज्यादा है। वाटर केरोसिन
में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो, यानी परमिटिविटी बढ़ेगा जितना ज्यादा फोर्स कमेगा, एंड वाइस वर्सा, परमिटिविटी कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। और एयर का परमिटिविटी तो सबसे कम है, यानी फोर्स वहां पे सबसे ज्यादा होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि दो चार्ज की बॉडी के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो एकदम आंसर होगा जब दोनों के बीच में फ्री स्पेस हो या एयर हो, क्योंकि दूसरे मीडियम में परमिटिविटी बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे कि फोर्स घटेगा। और अगर एयर फ्री स्पेस को छोड़ के कंपेयर किया जाए, पूछा जाए कि वाटर और केरोसिन में कहाँ फोर्स ज्यादा होगा, स्वाभाविक है केरोसिन में फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि केरोसिन का परमिटिविटी कम है। क्लियर है? नेक्स्ट, लॉजिकल आंसर समझिए कि क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका रिलेशन थोड़ा सा आगे से भी है। कि मान लो दो चार्ज है और दोनों के बीच में एयर है, तो बाबू आगे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी होता है वो प्लस चार्ज से ऑरिजिनेट होता है। अभी इतना ही जानना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है, निकलता है। आने वाले लेक्चर में इसको हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, ये बोर्ड के लिए VBI है और कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो मान लो ये पहला चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट हुआ, मान लो इसकी संख्या 10 है। तो हमने क्या देखा कि दूसरे चार्ज पे 9 ही पहुंचा, यहां से 10 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट हुआ, यहां 9 ही पहुंचा, यानी एक एयर एब्सॉर्ब कर लिया। क्योंकि परमिटिविटी का मतलब होता है परमिटिंग, टू अलाउ, अनुमति देना। ये एक को अनुमति दे दिया कि मेरे में आ जाओ, समा जाओ, आओ राजा समाओ, यानी एक को अलाउ कर दिया। परमिटिंग, परमिटिविटी का मतलब टू अलाउ, अनुमति देना कि आओ, अनुमति है बस एक आने का। इसका मतलब है एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगा। क्लियर है ना? बहुत मजेदार। क्लियर? अब मान लो दो चार्ज को हम पानी के अंदर ले गए, ओके, कहां ले गए? पानी के अंदर, और ये Q1 100 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ऑरिजिनेट किया, लेकिन दूसरे पे 19 ही पहुंचा, ओके। इसका मतलब है कि वाटर जो है अलाउ किया 81, ऐसे तो ये वेरिएबल होता है बाबू। रिलेटिव परमिटिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। हम चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में कि रिलेटिव परमिटिविटी टेम्परेचर डिपेंड करता है, लेकिन हल्का जानकारी लीजिए कि टेम्परेचर के अनुसार रिलेटिव परमिटिविटी होता है। अगर टेम्परेचर वाटर का 18 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस हो तभी जाके हम रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का 81 लेंगे, लेकिन 20 के बाद 80.4, जैसे 21 डिग्री सेल्सियस 22 पे हम 80.4 लेते हैं, यानी वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 80 81 दोनों लेते हैं। ऐसे हम लॉजिकल आंसर समझा रहे हैं ताकि और क्लियर समझ में आए, ओके, लॉजिकल प्रूफ है। तो वाटर अगर अपने ये अनुमति दे दिया अपने अंदर आने को, तो जितना अनुमति देगा, मतलब कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को जो अनुमति देगा अपने अंदर आने का, उसी की संख्या को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। ये एक्स्ट्रा जानकारी, जहां एक्स्ट्रा जानकारी देंगे वहां नॉलेज बढ़ाना है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, समझना नहीं है, विजुलाइज करना है, देखना है सामने। अब आइए इसके पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। पॉइंट्स यानी इसका फैक्ट्स क्या क्या है। पहला, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। क्यों? रिलेटिव परमिटिविटी सेम चीज का रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या
फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन गिवन मीडियम। अगर रेशियो सेम चीज का हो तो एक कट के 1 आएगा, क्योंकि फोर्स फोर्स कट के तो 1 ही आएगा, और परमिटिविटी कट के 1 ही आएगा, इसलिए 1 तो है कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू, और न्यूमेरिक वैल्यू का ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, मतलब यह यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है ना, इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन, इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। its value is always greater than or equal to 1, that means रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऐसा क्यों होगा? तो ध्यान दो कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन एनी मीडियम, यानी दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स वैक्यूम में बट्टा दो चार्ज बॉडी के बीच फोर्स किसी भी मीडियम में। तुम जानते हैं कि दो चार्ज बॉडी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो वैक्यूम में हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि वहां का परमिटिविटी कम है। अगर ऊपर वाला ज्यादा होगा तो ये रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा होगा या बराबर होगा, ओके, इसलिए ऐसा है। जल्दी नोट करो, क्लियर। नेक्स्ट अब जानेंगे कि किस मीडियम का कितना रिलेटिव परमिटिविटी होता है। अगला तो अगला में बहुत सारा, इसलिए स्टार्ट करके लिखेंगे हम लोग, फॉर फ्री स्पेस रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1, फॉर एयर रिलेटिव परमिटिविटी 1.005, ओके 59, इसी को लगभग अगर हम राउंड करेंगे तो 1.0006, या इसको और राउंड करेंगे तो लगभग 1 बोल सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि दो चार्ज बॉडी के बीच में फ्री स्पेस हो या एयर हो, हम लोग सेम लेके चलते हैं। फॉर वाटर, ओके, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 80 और 81 लेंगे, दोनों ले सकते हैं। ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखा भी रहता है, कोई टेंशन नहीं है, या बहुत सारा अभ्यास करेंगे दिमाग में बैठ जाएगा, ओके। एक नोट यहाँ पे बाबू सिंपल, कि रिलेटिव परमिटिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने घटने से ये प्रभावित हो सकता है, क्लियर। और यही कारण है कि हम दो वैल्यू लिखे हैं, ये वैल्यू 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पे ही संभव है जब पानी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पे हो, और 80.4 20 से ज्यादा, इसलिए हम दोनों वैल्यू लेके चल रहे हैं, ओके। खैर ये बहुत जरूरी का बात नहीं है, बस जानने के लिए। फॉर ग्लास और माइका रिलेटिव परमिटिविटी 5 और 6, फॉर केरोसिन रिलेटिव परमिटिविटी 2। ये क्वेश्चन में मदद करेगा बच्चों, एक बार हम देखना, एक सेलिंग से रस्सी लेंगे, उस पर दो बॉल लटकाएंगे, उस पर दो सेम चार्ज रहेगा, मास भी सेम रहेगा, उसको पानी में ले जाएंगे, बोलेगा बताइए पानी का या उस लिक्विड का, इस ऑयल का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। अगर ऑयल लिख दिया ना तो बिना बनाए बोलेंगे 2, बनाएंगे भी तो 2 ही आएगा। ये छोटा छोटा ट्रिक है, ऐसे और सारा ट्रिक देने वाले हैं न्यूमेरिकल में, अगले लेक्चर का इंतजार करें। फॉर मेटल बाबू, मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी इंफिनिटी, ओके। तो ये सब वैल्यू के लिए, ये सब वैल्यू क्वेश्चन के लिए है, ध्यान रखिए बस, क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर है प्रॉब्लम
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, जिसमें हम एकदम जीरो से प्रॉब्लम उठाएंगे, यानी बोर्ड लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, उसमें थोड़ा सा वेक्टर यूज है, तो वेक्टर का रिवीजन आप कर लीजिएगा, है ना। और नहीं तो अगले लेक्चर में, जब लेक्चर नंबर 7 आएगा, तो हम थोड़ा सा वेक्टर का रिवीजन करवा देंगे 5 मिनट, मेन टॉपिक। ऐसे आपके पास कॉपी है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप कॉपी देख लें, नए स्टूडेंट है या बाहर के तो कोई दिक्कत नहीं है। जानते हो कि हम पूरा बेसिक लेके चलते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बस लेक्चर देखिए, लेक्चर देखते रहिए। आपका अपना चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस। क्लियर? तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ। थैंक यू।